So, hello guys, welcome to Let's Crack UPSC CSC. This is Anirudh Malik. I welcome you all on an Academy, India largest online learning platform. So guys, as you all know, हमारी जो complete series है Indian Geography, पूरी complete geography की for 2021 और 22 के prelims plus mains के perspective से हम बहुत डिटेल में चीजें कवर कर रहे हैं। हम इसमें एक एक चीजें बहुत थ्रू आउट एज यू ऑल नो हमने प्रीवियसली जियोमॉर्फोलॉजी की कंप्लीट डिटेल प्रीलिम्स एंड मेंस के साथ हमने ज्योग्राफी कवर कर ली है। उसका फर्स्ट पार्ट हम सेकंड पार्ट में अब कवर कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी के भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दैट इज पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, हमारे पेनिनसुलर प्लेटू कितने पार्ट में डिवीजन है, और हमारे पेनिनसुलर प्लेटू में किस टाइप की रॉक्स मिलती है और कहां पर कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, इसमें क्या डिफरेंस है, कैसे पूरा कवर है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा प्लेटू है उसमें सेंट्रल हाइलाइट्स का कौन सा पार्ट है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा प्लेटू कहां पर है, विंध्या, सतपुरा, इनके पूरे आइडेंटिफाई करेंगे और किन तीन पार्ट से मिलकर जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है इसका फॉर्मेशन हुआ है। ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून एट द लास्ट, और आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम कवर करने वाले हैं। ओके गाइस, सो बिफोर स्टार्टिंग योर टॉपिक अगर मैं बात करूं अपने बारे में, दिस इज अनिरुद्ध मलिक। आई डन माय बीटेक फ्रॉम यूपी2 एंड आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 years एंड आई टॉट एंड मेंटर मोर देन 20,000 ऑफ स्टूडेंट। एंड गाइस अगर मैं बात करूं, जस्ट गिव मी 1 minute, just give me 1 minute. Okay, so guys, this is my telegram link that is geography_5। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर हम बात करें अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के बारे में, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली है, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलने वाली है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, जो कि आपको सब्सक्रिप्शन में, एक ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। इंडिया के टॉप 100+ एजुकेटर्स नाउ अवेलेबल ऑन अनअकैडमी। अब सारे बेस्ट फैकल्टीज आपके अवेलेबल है, सारी क्लासेस ऑफ है, जितनी भी ऑफलाइन क्लासेस है सब फैकल्टीज का टाइप अनअकैडमी के साथ हो चुका है। सारी बेस्ट फैकल्टी आने वाले फ्यूचर 2 years तक आपके लिए अवेलेबल है। वहीं पर हम बात करें गाइस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में, जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है फॉर 1 year 49,000 एंड द बेस्ट थिंग इज दैट इज द कोड कैपिटल AM10। अगर आप इस कोड को यूज करते हो कैपिटल AM10 यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, आपकी फीस हो जाएगी 44,550 फॉर 2 years 72,000 एंड अगेन इफ यू यूज द कोड कैपिटल AM10 आपकी फीस 64,800 और आपकी 3 year की फीस 81,000 हो जाएगी आफ्टर यूजिंग द कोड। एंड गाइस अगर मैं वहीं पर बात करूं, आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस है उसकी जो फीस होती है वो 2 लाख के अप्रोक्स होती है इंक्लूडिंग ऑप्शनल। और एज यू ऑल नो कोई भी इंस्टीट्यूट कितना भी बेस्ट हो वो 2 या 3 फैकल्टीज के ऊपर रन करता है, अदरवाइज जो है और फैकल्टीज होती है वो एज सच गुड नहीं होती। बट अनअकैडमी पर आप एक ही सब्जेक्ट की मोर देन 5 to 10 फैकल्टीज की क्लासेस कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप उनसे पढ़ सकते हैं। वहीं पर हम बात करें अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और इसके बेनिफिट्स के बारे में, आपको 4 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपको पर्सनल कोच मिलेगा। गाइस देखिए बेसिकली जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है ना वो अपने आप में वर्ल्ड का मोस्ट टफेस्ट एग्जाम हो जाता है यूपीएससी, तो आपको गाइडेंस और मेंटर की रिक्वायरमेंट है, और ये आपके लिए नेसेसरी है कि आप इजीली चीजों को कवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पर्सनल गाइडेंस और मेंटरशिप की जरूरत मिलेगी, होनी चाहिए। वो आपको यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिलेगी, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी, प्रॉपर स्टडी प्लानर मिलेगा, पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलेगी। वहीं पर हम बात करें फी की, 1 year की फीस 69,500 एंड अगेन इफ यूज द कोड कैपिटल AM10 दिस इज द कोड, आपकी फीस होती है 62,500। 2 year की आपकी आफ्टर यूजिंग द कोड 96,000, 3 year की 1,26,900। एंड द बेस्ट थिंग, अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो एट द लास्ट ऑफ 12th क्लास, आप 12th क्लास के एंड में हो, तो आपके लिए सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। तो गाइस डिले मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके सब्सक्रिप्शन को ऑप्ट कर लीजिए। आपके सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PSIR, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड लिटरेचर के ऑल सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल। वहीं पर मैं बात करूं, आपका जो ऑप्शनल है 1 year की फीस 27,000, 2 year 40, 3 year 50,000 एंड अगेन इफ यूज द कोड AM10 तो आपको इन फीस में 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और गाइड मेंटरशिप मेरे एंड से मिलेगी। हर एक एंड पर कौन सी बुक लिस्ट पढ़नी है, कैसे चीजें प्रिपेयर करनी है, क्या क्या चीजें कवर करनी है, कोई भी डाउट कोई भी इशू आता है सब्सक्रिप्शन में तो आप
मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी पुरानी वीडियोस से मेरा कांटेक्ट नंबर लेके चीजें डिस्कस कर सकते हैं। वहीं पर हम बात करें गाइस, आपके लिए एक और गुड न्यूज है, अनअकैडमी कॉम्बैट। आपको पता है आपका इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइट कंपटीशन है यूपीएससी का। दैट मींस इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो आपके लिए क्वेश्चंस बनाएंगे और आप एक टेस्ट की फॉर्म में देंगे। और बेस्ट थिंग है, आप बहुत अच्छे अवार्ड जीत सकते हैं। जो रैंक 1 to 3 होगा उसे 3 ईयर का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन और इक्विवेलेंट अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे, और 4 से लेके 150 रैंक होल्डर्स को आपको मिलेंगे 1000 के अमेजॉन वाउचर्स। जो आपका टेस्ट है तो गाइज वो आपका एज यू ऑल नो फर्स्ट टेस्ट हो चुका है, जो कि 30 दिसंबर, आपका सेकंड होना है 20 दिसंबर 2020। टाइमिंग होगा 11 AM इन द मॉर्निंग। 60 क्वेश्चन है आपके, 45 मिनट, 6 सेक्शन है। दैट मींस पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी सब कुछ इंक्लूड होगा। और इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज, अनअकैडमी की बेस्ट फैकल्टीज आपके लिए वो क्वेश्चन बनाएंगी। और टोटल 13 कॉम्बैट्स होने हैं। और गाइज जो भी विनर होगा उसके लिए अमेजिंग प्राइजेस है। और बेस्ट थिंग, आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। लैक्स ऑफ स्टूडेंट होंगे, उनके बीच में आप पार्टिसिपेट करोगे, आपको वहां पर रैंक मिलेगी, लीडर बोर्ड मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो वेट मत कीजिए, 20 दिसंबर आपका मॉर्निंग 11 AM पर ये टेस्ट है। आप एनालाइज कर सकते हो, टोटल 780 क्वेश्चन हो जाएंगे, 13 into 60 क्वेश्चन होंगे, तो आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे आप कहां पर स्टैंड करते हैं। एंड गाइज आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए। गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर कोड यूज कीजिए कैपिटल AM10, तो आपको वहां पर एनरोल हो जाओगे और आप टेस्ट को दे सकते हो। सो दिस इज द कोड, एनरोलमेंट कोड है AM10। वहीं पर हम बात करें गाइज, आपके लिए एक और अच्छी न्यूज है। आपको पता है फ्रॉम दिस 11th of दिसंबर हमने पॉलिटी की स्पेशल क्लास स्टार्ट की है, दैट इज फ्री स्पेशल क्लास। और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी तक हमने 4-5 क्लासेस कवर कर चुके हैं, जिसमें आज हमने सिटीजनशिप कवर किया था। तो कल से हम कवर करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, और उसके साथ साथ जिसमें हमारे सारे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स एक एक करके हम कवर करने वाले हैं। प्री प्लस मेंस के लिए ये सीरीज आपकी कंटिन्यू है, 2-3 लेक्चर हुए हैं, 4-5, तो अभी भी कुछ मिस नहीं हुआ है। आप प्री प्लस मेंस के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अनिरुद्ध मलिक अनअकैडमी पे सर्च कीजिए और वहां पर आप इस सीरीज में अपने आप को एनरोल करके बेनिफिट लीजिए अल्टीमेट इंडियन पॉलिटी सीरीज का, जिसमें थ्रूली हम कवर कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज पेनिनसुलर प्लेटू, उसके बारे में। और पेनिनसुलर प्लेटू का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पेनिनसुलर प्लेटू है क्या, क्या चीज है। देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था इंडियन लैंडफॉर्म्स के बारे में, और मैं पहले भी ये चीजें डिस्कस कर चुका हूं कि इंडियन लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कौन कौन से इंडियन लैंडफॉर्म्स है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं। आपको माउंटेन्स दिख जाएंगे, आपको प्लेन्स दिख जाएंगे, आपको प्लेट्यूज दिख जाएंगे, आपको आइलैंड्स दिख जाएंगे। सो पेनिनसुलर प्लेटू इज द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म। पेनिनसुलर प्लेटू इंडिया का ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है। दैट मींस इसका फॉर्मेशन सबसे पहले हुआ था, सबसे पुराना है आपका पेनिनसुलर प्लेटू। सो पेनिनसुलर प्लेटू इज एन एग्रीगेशन ऑफ स्मॉलर प्लेटूज एंड हिल रेंजेस। दैट मींस पेनिनसुलर प्लेटू एक सिंपल प्लेटू नहीं है। ये क्या हुआ बेसिकली, अगर आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप आइए 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है। अगर मैं बात करूं, यहां पर आपको जो भी रेड कलर से चीजें शो हो रही है आपको, ये पूरा कंप्लीटली क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू है। क्या है गाइस, पेनिनसुलर प्लेटू है। तो पेनिनसुलर प्लेटू सिर्फ एक चीज को मिलके फॉर्म नहीं हुआ, ये डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे प्लेटूज और हिल्स के मिलने के बाद फॉर्मेशन हुआ है। सर कौन कौन से, अगर मैं बात करूं, सतमाला हिल्स, बालाघाट रेंज, आपका तेलंगाना प्लेटू, मैकाल रेंज, मालवा प्लेटूज, विंध्यास, सतपुरास, अरावली, छोटा नागपुर प्लेटू, उसके बाद कार्बी एंगलोंग प्लेटू, ये सब का फॉर्मेशन मिला के हुआ है आपका पेनिनसुलर प्लेटू, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल में। एक एक करके, किसी चीज का डिले नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं। आप बोलोगे सर हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। कभी आया माइंड में कि हमारा पेनिनसुलर प्लेटू का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब मैं समझाता हूं फॉर्मेशन कैसे हुआ। गाइस, सबसे पहले क्या था, आपको पता है हमारा एक कंप्लीट लैंड मास था जिसका नाम था पैंजिया, जिसका नाम था पैंजिया। और वो पैंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक था आपका अंगारा लैंड, ठीक है, और दूसरा था गोंडवाना लैंड।
दूसरा था गोंडवाना लैंड। अब क्या हुआ, इस गोंडवाना लैंड से बने आपके कौन कौन से पार्ट, इस गोंडवाना लैंड से बने आपके साउथ अमेरिका, इससे बना आपका अफ्रीका, इससे बनी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इससे बने अंटार्कटिका। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कनेक्टेड थी किसके साथ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंगारा लैंड वाले पार्ट के साथ, तो बेसिकली क्या हुआ, आपका जो पूरा पेनिनसुलर प्लेटू का ब्लॉक है, इसका फॉर्मेशन होने के लिए आपके 3 पार्ट कनेक्ट हुए। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, यहां पर है अरावली रेंज, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अरावली रेंज के बाद यहां पर था धारवाड़ प्लेटू वाला एरिया, धारवाड़ वाला एरिया, और यहां पे था कौन सा, यहां पे था सिंहभूम वाला पार्ट, सिंहभूम वाला पार्ट, धारवाड़ वाला पार्ट और अरावली वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट आपका इस तरीके से था। तो क्या हुआ, यहां पे आप चीजों को समझने की कोशिश करना, यहां पर ये है अरावली वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है धारवाड़ वाला पार्ट, और यहां पर एक तीसरा पार्ट है, अगर मैं बात करूं कौन सा, ये सिंहभूम, जो आज प्रेजेंट डेट पे छोटा नागपुर प्लेटू है, प्रेजेंट डेट में छोटा नागपुर वाला प्लेटू है। तो ये तीनों चीजें आपस में कोलाइड होके फॉर्म्ड करती है क्या, आपका पेनिनसुलर ब्लॉक वाला रीजन। अब बोलोगे सर पेनिनसुलर ब्लॉक वाला रीजन का फॉर्म्ड हुआ, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, इसका फॉर्मेशन जब आपका अंगारा लैंड के साथ पैसिफिक प्लेट के साथ ऑलरेडी आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अटैच थी। उस टाइम पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट डिटैच नहीं हुई थी, कहां से, गोंडवाना लैंड वाले पार्ट से। दैट मीन जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उससे जो आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो अटैच थी। आपको बहुत अच्छे से मैं बता चुका हूं जब मैंने फॉर्मेशन बताया था कि आपका कैसे हमारे कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ, कैसे अंगारा लैंड और लॉरेशियन लैंड आपका अलग हुआ, गोंडवाना लैंड जिसका इंडिया पार्ट है ये कैसे आपस में बाई पार्ट हुए, कैसे रिफ्टिंग थ्योरी जो हमने बताई थी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, वो टेक्टोनिक होके रिफ्ट कर गई प्लेट। तो इसी तरह से जो आपकी इंडिया थी उसका जो पेनिनसुलर ब्लॉक था उसमें अरावली, इधर से धारवाड़ और इधर से सिंहभूम, ये तीनों प्लेट कोलाइड होके बनाती है पेनिनसुलर प्लेटू का फॉर्मेशन। और याद रखना पेनिनसुलर प्लेटू तब तक पार्ट था किसका, तब तक पार्ट था पेनिनसुलर प्लेटू किसका, गोंडवाना लैंड का, तब तक डिटैच नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपकी रिफ्टिंग आती है, उसके बाद आपकी आती है रिफ्टिंग इन प्लेट्स के बीच में जो ये कनेक्ट हुए। तो यहां पर तो सोन रिवर बनी रिफ्टिंग के कारण, यहां पर महानदी और ये दामोदर रिवर किससे बनी, रिफ्टिंग के कारण बनी, और इधर जो रिफ्टिंग हुई इससे नर्मदा और गोदावरी बनी, उन रिफ्टिंग के बीच में से रिवर फ्लो हुई गई, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्लेट टकराई, बीच में गैप होगा, उन रिफ्टिंग से ये आपकी रिवर्स बनी, और जब रिफ्टिंग हुआ ना, इन्हीं रिफ्टिंग के बीच में हुए आपके फॉरेस्ट सबमर्ज्ड, जो फॉरेस्ट थे वो सबमर्ज्ड हो गए, और उन फॉरेस्ट और प्लांट सबमर्ज्ड होने से यहां पर बनता है कोल का फॉर्मेशन, जो कि छोटा नागपुर प्लेटू में आपके कोल है। ये पॉइंट बताइए किस किस स्टूडेंट को समझ आया जो मैंने अभी तक डिस्कस किया। कोई भी मैं दोबारा डिस्कस कर सकता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है, आप एक बार दोबारा समझ लीजिए, आइए, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा चीजों को समझा सकता हूं और बहुत डिटेल्ड मैनर में समझा सकता हूं। देखिए क्या हुआ, हमने बात की कि हमारा जो इंडिया था वो बेसिकली पार्ट किसका है, गोंडवाना लैंड का, हर एक कोई जानता है, और जिसने मेरी क्लासेस पढ़ी है वो सब जानते हैं। अगर नहीं पता मेरी एनसीईआरटी सीरीज पढ़ लीजिए, मेरी जियोमॉर्फोलॉजी वाली सीरीज पढ़ लीजिए, इसका पार्ट सब कुछ पता लग जाएगा। तो जब हमारा ये पार्ट था किसका, गोंडवाना लैंड का, तो तब तक अटैच था। उस अटैच होने के टाइम पर ही आपका 3 एरिया कनेक्ट होते हैं, एक तो अरावली रेंज वाला पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट कौन सा होता है, धारवाड़ वाला पार्ट, जो आपका धारवाड़ प्लेटू वाला पार्ट है, ठीक है, कहां पर, कर्नाटका वाले रीजन में। और इधर वाले पार्ट में होता है आपका सिंहभूम वाला एरिया, और ये तीनों पार्ट आपस में कोलाइड होते हैं, इधर से अरावली हुई, इधर से धारवाड़ वाला हुआ और इधर से सिंहभूम हुआ, तीनों कोलाइड होते हैं, समझ में आ गया। और सिंहभूम वाला पार्ट प्रेजेंट डे में छोटा नागपुर प्लेटू को कंटेन करते हैं। ये पॉइंट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, छोटा नागपुर। अब क्या होता है जब ये आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद क्या हुआ, आपकी रिफ्टिंग होती है, जैसे जैसे कॉलिजन होता है बीच में से रिफ्टिंग भी होती है। रिफ्टिंग होने के बाद उन रिफ्टिंग में आपकी बनी सोन रिवर, महानदी और दामोदर, इन्होंने अपना पार्ट ले लिया। और जैसे ही रिफ्टिंग हो रही थी, उन रिफ्टिंग के बीच में जो यहाँ के आसपास के फॉरेस्ट थे वो फॉरेस्ट क्या हो गए, सबमर्ज्ड हो गए। अब वो फॉरेस्ट सबमर्ज्ड हो गए, आपको पता है जो कोल और पेट्रोल का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, वो आपका जब
रिमेन्स होते हैं प्लांट्स के डीके, उन्हीं को तो जब मिलियन ईयर्स तक वो अर्थ के नीचे सबमर्ज्ड रहते हैं तो कोल का फॉर्मेशन होता है। तो यही रीजन है जो महानदी दामोदर रिवर वाला बेसिन वाला एरिया है, यहां पर आपको कोल मिल जाएगी, जो छोटा नागपुर वाला प्लेटू है। ठीक है, इधर वाले एरिया में आपको कोल का अच्छा खासा भंडार मिलेगा, कोल काफी अच्छी मात्रा में मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिफ्टिंग होने के बाद मिलियन ईयर्स पहले आपके क्या हो गए थे, प्लांट्स या फॉरेस्ट आपके सबमर्ज्ड कर गए थे। क्लियर है? ये पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्या हुआ, अब आपका जैसे जैसे रिफ्टिंग होना स्टार्ट हो गई, अब जैसे जैसे क्या हुआ, आपका जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी ये अफ्रीकन प्लेट से रिफ्ट होना स्टार्ट हो गई, और जैसे ही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से रिफ्ट होती है, यहां पर आता है क्रैक, कहां पर, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट पर। और आपको पता है कि इंडिया प्लेट यहां तक थी, ये वाला पार्ट, उसके बाद जैसे ही इंडियन प्लेट आपकी नीचे वाली यूरेशियन प्लेट से कोलाइड करती है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड करती है, तो हमारे हिमालय माउंटेन्स बने। गॉट इट? तो जैसे ही हिमालय माउंटेन्स बने, इस तरह कोलाइड करने से हमारा जो वेस्टर्न फ्लैंक है वो भी थोड़ा सा टिल्टेड हो गया, जो वेस्टर्न पार्ट था वो भी थोड़ा सा टिल्टेड हो गया टूवर्ड्स द ईस्ट। आपको पता है वेस्टर्न पार्ट इधर की तरफ टिल्टेड है, झुका हुआ है ईस्ट की तरफ, और यही रीजन है जब टिल्टेड होने के बाद, टकराने के बाद क्या बने, यहां पर बने वेस्टर्न घाट्स। यहां पर क्या बने, वेस्टर्न घाट्स। और उन्हीं वेस्टर्न घाट्स के ईस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको एक टिल्ट दिखेगा टूवर्ड्स द ईस्ट, मतलब एक तरह से आपको झुका हुआ पार्ट दिखेगा। और यही रीजन है कि जितनी भी रिवर्स जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं, वो सारी रिवर टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल फ्लो करती हैं। बल्कि पास तो अरेबियन सी के हो रही हैं, बट जा कहां रही है, जा रही है आपकी बे ऑफ बंगाल में। क्लियर है? यस और नो मुझे ये बताइए। ठीक है, जा कहां रही है, बे ऑफ बंगाल में। सबको क्लियर होना चाहिए ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब पता लग गया आपका पेनिनसुलर प्लेटू बना कैसे। अभी मैं डिस्कस करूंगा इसका कौन सा वेस्टर्न पॉइंट है, कौन सा नदर्न ईस्ट है, कौन सा किस तरीके का कहां कहां तक पूरा स्प्रेड हुआ है। अभी जो मैंने बताया आपको वो पॉइंट क्लियर है, यस और नो मुझे ये बताइए, जल्दी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। जो भी आपके डाउट होंगे वो सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। फटाफट मुझे ये पॉइंट्स बताइए जो मैंने डिस्कस किया, ये क्लियर है, यस और नो? क्लियर होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमने बात की कि कैसे कैसे हमारा बना। अब क्या हुआ, अब क्या होता है, जैसे ही मेरे पेनिनसुलर प्लेटू यहां पर, इन चीजों का तो फॉर्मेशन हो गया, रिफ्टिंग विफ्टिंग पहले ही हो गई, ये बन चुके थे। अब क्या हुआ, अब इस पेनिनसुलर प्लेटू जैसे ही हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव कर रही थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव कर रही थी, तो अफ्रीका के पास एक फ्रेंच यूनियन हॉट स्पॉट था। अफ्रीका के ईस्टर्न साइड पे फ्रेंच यूनियन हॉट स्पॉट था, और जैसे ही इंडियन प्लेट उस हॉट स्पॉट के ऊपर से पास होती है, तो क्या हो गया, उस हॉट स्पॉट से निकल रहा था लावा। और आपको पता है जो प्लेट का मूवमेंट है वो बहुत ही स्लो है, बहुत धीरे धीरे प्लेट मूव करती है। तो उस प्लेट उस लावा के ऊपर जाके, जैसे ही यहां पर ये प्लेट है ये मूव कर रही है टूवर्ड द नॉर्थ, तो यहां पर है फ्रेंच यूनियन हॉट स्पॉट। जैसे ही इंडियन प्लेट फ्रेंच यूनियन हॉट स्पॉट पे पहुंची, तो यहां से जो लावा था वो लावा बाहर आने लगा सरफेस पे, और बाहर आने के पास वो लावा क्या हो गया, आपका सॉलिडिफाइड हो गया। और जब वो लावा सॉलिडिफाइड हो गया, उसके बाद बना डेक्कन प्लेटू। जो डेक्कन प्लेटू है, जो आप बोलते हो ब्लैक सॉइल, वो किसके फॉर्मेशन से हुई, वो पेनिनसुलर प्लेटू के फॉर्मेशन से ही आपका डेक्कन प्लेटू बना, और वहां पर ब्लैक सॉइल बनी बाद में, जब उस ब्लैक सॉइल या डेक्कन प्लेटू का इरोजन हुआ, वेदरिंग हुई। समझ में आ गया किसी को कि हमारा एंटायर जो पूरा पेनिनसुलर प्लेटू है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। अभी कुछ भी दिक्कत है, अभी वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूं, इसके फॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें सारी इंपॉर्टेंट एक एक करके। देखिए, द पेनिनसुलर प्लेटू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। पूरे अर्थ का सबसे पुराना लैंडफॉर्म है आपका पेनिनसुलर प्लेटू। इट इज कंपोज्ड हाईली स्टेबल रॉक, मतलब दैट मीन्स अगर आप माउंटेन की बात करें तो माउंटेन थोड़ा सा अनस्टेबल है। आप क्योंकि आज भी प्लेट मूव कर रही है, बट जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू है वो वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड मास है, सबसे ज्यादा स्टेबल लैंड मास है। और यहाँ पर जो रॉक मिलेंगी वो आर्कियन, नीस एंड सिस्ट आपकी ब्लॉक टाइप की रॉक यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, अब मैं आपको चीजें समझाने के लिए आप मेरे साथ यहाँ पे आ जाइए एक इमेज पे।
मैं आपको एक इमेज समझाने की कोशिश करता हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। देखिए, ये रहा आपका पेनिनसुलर प्लेटू। अब आप एक बार देखिए इसके बारे में। मैं आपको बताता हूँ, जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना, वो एक पार्ट से नहीं बना, वो डिफरेंट छोटे-छोटे प्लेटूज से बना। अगर मैं बात करूँ जैसे महाराष्ट्र प्लेटू, उसके बाद अगर मैं बात करूँ मालवा प्लेटू, भागेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, हजारीबाग प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, रांची प्लेटू, छत्तीसगढ़ शिलांग मेघालय प्लेटू, कार्बी एंगलोंग प्लेटू, मेवाड़ प्लेटू। अब मैं एक-एक करके इनका क्लासिफिकेशन के साथ चीजें करूंगा, पर ये आपके छोटे-छोटे लैंडमार्क्स है। अब क्वेश्चन बनता है क्या? अब क्वेश्चन बनता है क्या, जो अच्छा क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सर हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है या पेनिनसुलर ब्लॉक है, ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। अगर सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि आप शेप बताइए पेनिनसुलर प्लेटू की किस टाइप की होती है, तो आपको सबसे पहले बताना है सर जो हमारी पेनिनसुलर प्लेटू की शेप है वो है इन्वर्टेड ट्राइंगल। अगर मैं बात करूं, ये रहा ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को उल्टा कर दो इन्वर्टेड ट्राइंगल, तो इन्वर्टेड ट्राइंगल की शेप में है आपका पेनिनसुलर प्लेटू। क्लियर है ये वाला पॉइंट? किसी को कोई भी डाउट कहीं से भी किसी भी तरीके का? अब मैं बात करता हूं सर पेनिनसुलर प्लेटू का कहां तक एक्सटेंशन है, ये फैला हुआ कहां तक है। तो सबसे पहले आप बताओगे जो ये अरावली रेंज है, अरावली रेंज से होते हुए आपकी यहां पर नॉर्थ वेस्ट की तरफ फिर आपको दिखेगा दिल्ली अंबाला रिज। जो दिल्ली अंबाला रिज है, ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न फ्लैंक है किसका? पेनिनसुलर प्लेटू का। क्वेश्चन बन सकता है नॉर्थ वेस्टर्न फ्लैंक या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ किसका? पेनिनसुलर प्लेटू का क्या है? दिल्ली अंबाला रिज, जो कि आपका बेसिकली अरावली हिल्स वाला पार्ट है। उसके बाद आपसे पूछे कि ईस्टर्न साइड में बताइए, तो आपको बताना है गैरो, खासी, या अगर मैं बात करूं ये सब आ जाते हैं मेघालय प्लेटू के अंदर। अगर मैं बात करूं मिकिर रेंज, ये सब। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे लास्ट पार्ट है वो है आपका रेंगमा रेंज। कौन सी? रेंगमा रेंज। ये आपकी क्या है? लास्ट पार्ट है किसका? ईस्टर्न साइड में पेनिनसुलर प्लेटू का। कौन सी रेंज है? रेंगमा रेंज। क्लियर है? ठीक है। और आपका रेंगमा रेंज, और इधर आप देखेंगे तो कार्बी एंगलोंग प्लेटू, जो कि आपके नॉर्थ ईस्टर्न में है, बट इट इज द एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। क्या है ये पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन है कार्बी एंगलोंग प्लेटू। ये बात क्लियर होती है आपको? फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि साउथ में कौन है, तो आपको बताना है सर साउथ में है ना जो पेनिनसुलर ब्लॉक है वो कन्याकुमारी तक आपका फैला हुआ है, कन्याकुमारी तक आपका फैला हुआ है। इससे पहले सर जो पेनिनसुलर प्लेटू था आपका इधर वाला पार्ट, वो कुछ पार्ट मेडागास्कर था, वहां से अटैच था, और अफ्रीका वाले पार्ट से फिर डिटैच हुआ और इधर से ऑस्ट्रेलिया निकला, तो ये पूरा पेनिनसुलर ब्लॉक का पार्ट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये पेनिनसुलर प्लेटू है, इसमें हमारे मिनरल्स कैसे मिलते हैं? पेनिनसुलर प्लेटू में हमारे मिनरल्स कैसे मिलते हैं, कोई बताएगा इस चीज को बहुत अच्छे से? कोई भी? बेसिकली अगर मैं बात करूं पेनिनसुलर प्लेटू के मिनरल्स के बारे में, आपको एक सिंपल पॉइंट बताता हूं। जैसे ही आपका पेनिनसुलर प्लेटू था, आपका ये पेनिनसुलर प्लेटू है, तो इस पेनिनसुलर प्लेटू से नीचे एमिशन हो रहे थे आपके हॉट स्पॉट या वॉल्केनिक साइकिल्स थी। ये मेरा पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक है, ये मेरा पेनिनसुलर प्लेटू या कोई भी एरिया है। अगर मैं मानता हूं, एक सिंपल पॉइंट लीजिए, ये मेरा एरिया है और ये एरिया किससे कनेक्टेड है? ये एरिया आज भी अंगारा लैंड से, गोंडवाना लैंड से कनेक्टेड है। अब क्या हुआ, इस गोंडवाना लैंड के नीचे आपका क्या हुआ? रिएक्शंस हो रही हैं। किसकी? नीचे बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे आपके मेटल, नॉन मेटल्स है, और बहुत सारी अंदर ही अंदर एक केमिकल रिएक्शंस चल रही है। अंदर ही अंदर जो आपका मैग्मा है वो अंदर ही अंदर पूरा सर्कुलेट कर रहा है। एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी रिएक्शन ज्यादा होती है तो मैग्मा अर्थ के सरफेस से बाहर आने लगता है, और जब वो मैग्मा अर्थ के सरफेस से बाहर आएगा तो आपको पता है हमने पढ़ा था अर्थ के 3 स्ट्रक्चर। कौन कौन से पढ़े थे? कि अर्थ में 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने पढ़ी थी क्रस्ट, उसके बाद हमने पढ़ी थी मेंटल, और उसके बाद हमने पढ़ी थी कोर। हमने 3 चीजें पढ़ी थी अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो हमने चीजें आइडेंटिफाई की कि जब वो मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आया तो अपने साथ अर्थ के नीचे जो मेटल्स है, आपको पता है अर्थ के नीचे मेटल्स है, आयरन है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे, वो मेटल्स आपके मैग्मा के साथ अर्थ के सरफेस पे आ गए, और सरफेस पे आके वो हार्ड हो गए, सॉलिडिफाइड हो गए। और यही रीजन है कि जो छोटा नागपुर प्लेटू है, हजारीबाग प्लेटू है, ये वाला एरिया मिनरल रिच है।
ये वाला एरिया आपका मिनरल रिच है। ये क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपका धीरे धीरे ये प्लेट इंट्रूसिव क्या हुआ आपका, देखिए बहुत सारी चीजें, मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं। अब एक तो सरफेस के बाहर आ गए, और बहुत से क्या हुआ, वो सरफेस के मैग्मा बाहर ही नहीं आ पाया, वो इंट्रूसिव मैग्मा था। जो मैग्मा निकल रहा था वो अर्थ के सरफेस पे आ ही नहीं पाया। समझ रहे हो इस पॉइंट को? किस किस को ये पॉइंट समझ में आया नहीं? देखिए क्या हुआ, जब आपकी अंगारा लैंड से कनेक्टेड थी प्लेट आपका इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू का, तो नीचे मैग्मा था, मैग्मा सर्कुलेट कर रहा था। जैसे ही मैग्मा में रिएक्शन होता है, मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करता है, और कुछ मैग्मा वो अंदर ही अर्थ के सरफेस पर सॉलिडिफाइड हो जाता है। सरफेस के नहीं, अर्थ के अंदर ही आपका सॉलिडिफाइड हो जाता है। उसे कहते हैं इंट्रूसिव रॉक या इंट्रूसिव मैग्मा। तो जब इंट्रूसिव मैग्मा सॉलिडिफाइड हो गया, तो अपने साथ मेटल्स लाया होगा, अपने साथ नॉन मेटल्स लाया होगा, अपने साथ मिनरल रहा होगा, सॉलिडिफाइड हो गया। अब यहां पर ये तो है सरफेस, और यहां पर ये है मैग्मा। अब क्या होगा, धीरे धीरे इरोजन होना स्टार्ट होगा टॉप सरफेस का, और टॉप सरफेस का जैसे इरोजन होगा, आपका जो मैग्मा था, जो लावा था, वो अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा, और आपको मिलने लगेंगे मिनरल्स। अगर नहीं मिलते तो आप उन्हें डग आउट करके, क्वेरिंग किसी भी टाइप से उनको माइनिंग करके उन मिनरल्स को बाहर निकाल सकते हो, उस मेटल्स को बाहर निकाल सकते हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़, हजारीबाग और जो आपका छोटा नागपुर प्लेटू है, ये वाला एरिया मिनरल रिच है बहुत ज्यादा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसी को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो या यस और नो, तो आपसे कोई पूछे कि किस टाइप की रॉक मिल सकती है प्लेटू में, सर सेडिमेंट्री रॉक भी मिलेंगी, सर मेटामॉर्फिक रॉक भी मिलेंगी, सर सैंडस्टोन भी मिलेगा, सर नीस भी मिलेंगी, सिस्ट भी मिलेंगी, ये सारी टाइप की आपको रॉक मिलेंगी। ठीक है, तो बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूं ना, पेनिनसुलर प्लेटू, ये पेनिनसुलर प्लेटू एक तरह की शील्ड है। शील्ड है, अगर आपने सुना हो ब्राजीलियन शील्ड, आपने सुना हो कैनेडियन शील्ड, जो शील्ड वाला एरिया है वो बेसिकली मिनरल रिच होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक शील्ड बना ली है। जो आपका कैनेडियन शील्ड है सर, मिनरल रिच है बहुत ज्यादा। ब्राजीलियन प्लेटू की जो शील्ड है, ब्राजीलियन शील्ड, वो मिनरल रिच है। तो क्या किया, वो लावा जैसी बाहर आया, उन्होंने एक शील्ड बना ली, और वो शील्ड जैसी इरोजन हुआ, वेदरिंग हुआ, उस शील्ड का वो आपके सरफेस पे आ गई, आप मिनरल्स को डिग आउट कर सकते हो। तो वो कैसे हुआ, वो आपके मेटेलिक जितने भी फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स थे, वो सरफेस पे आ गए। क्यों? क्योंकि जब इरप्शन हुआ, इरप्शन होने से क्या हुआ, ये वाला एरिया मिनरल रिच हो गया। अब मुझे बताइए हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि जो हमारा पैनल, फटाफट आप बताओगे, 2 मिनट का टाइम देता हूं, जब से मैंने क्लास स्टार्ट की तब से मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए कि हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है एट द स्टार्टिंग कैसे फॉर्म हुआ। अरावली, ठीक है, धारवाड़ और सिंहभूम, तीनों प्लेट आपस में टकराई फॉर्मेशन होने से पहले पेनिनसुलर प्लेटू का। आफ्टर दैट क्या हुआ, रिफ्टिंग हुई, सोन, दामोदर रिवर, महानदी रिवर, इनसे क्या हुआ, रिफ्टिंग होनी स्टार्ट हुई, उन प्लेट्स के बीच में रिफ्टिंग होने से वहां पर रिवर्स बनी। उसके बाद क्या हुआ, रिफ्टिंग और ज्यादा हुई, तो जो फॉरेस्ट थे उस एरिया के, वो फॉरेस्ट उस एरिया में सबमर्ज्ड हो गए, और जब वो फॉरेस्ट सबमर्ज्ड हो गए, तो इस वाले पार्ट में आपको कोल का फॉर्मेशन दिखेगा। क्योंकि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब प्लांट्स और रिमेन्स के जो डीके होते हैं फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स अर्थ के सरफेस के अंदर सबमर्ज्ड रहते हैं, तब आपका कोल का फॉर्मेशन होता है। ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है सर, उसके बाद जैसी हमारी इंडियन प्लेट कहां पर मूव कर रही थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की तरफ। इंडियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की तरफ मूव कर रही थी, तो मूव करते करते क्या हुआ, हमारी वो रास्ते में मेडागास्कर के ऊपर जाकर फ्रेंच यूनियन हॉट स्पॉट है, उन हॉट स्पॉट के ऊपर से जब गुजरी, तो वहां पर आपका वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था, और इंडियन प्लेट ईयर्स तक, मिलियन ईयर्स तक वहां पर भी रुकी, और रुकने के बाद क्या हुआ, वहां पर बना आपका डेक्कन प्लेटू, जो कि एक लावा प्लेटू है, जो कि लावा प्लेटू है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और हमने बात की जो प्लेटू है, ये क्या हुआ, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट माल, छोटे छोटे प्लेटूज से फॉर्मेशन हुआ। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये याद रखना कि ऐसे 1500 से ज्यादा छोटे छोटे प्लेटूज हैं जो बन के पूरा आपका पेनिनसुलर प्लेटू बना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लेटू एंड माउंटेन। आप लोग कभी भी कंफ्यूजन नहीं करना इस चीज में कि प्लेटू और माउंटेन क्या होते हैं।
प्लेटू और माउंटेन क्या होते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो पता है क्या करते हैं, सर वो एरिया जिसकी हाइट 300 से 1500 मीटर के बीच में होती है वो प्लेटू होता है, और 1500 से ऊपर जिसकी हाइट होगी वो माउंटेन होगा। पर आप लोग यहाँ पर गलत हो जाते हो। क्यों गलत हो जाते हो? क्योंकि सर यहाँ पर जो तिब्बत है ना वो आपका एक प्लेटू है, और वो आपकी जो कंडीशन है ना प्लेटू की वो फुलफिल नहीं करता, आप यहीं पर रॉन्ग हो जाते हो। तिब्बत की हाइट 5000 फीट से भी ज्यादा है, और आप बात कर रहे हो कि जो प्लेटू है वो 300 से 1500 मीटर के बीच की हाइट का होना चाहिए, तो ये कंडीशन तो आपकी गलत हो गई। फिर दोबारा हमने कंडीशन लगाया कि जो प्लेटू होता है ना उसका जो टॉप होता है, प्लेटू का जो टॉप होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। प्लेटू का जो टॉप होता है वो बिल्कुल फ्लैट टेबल लैंड होता है। दैट मीन्स जैसे टेबल ऊपर से फ्लैट होती है ना, कोई भी नॉच कोई भी पीक नहीं होता। दैट मीन्स जो ऊपर का पॉइंट है वो पॉइंटेड नहीं होगा, वो बिल्कुल फ्लैट लैंड होगा। वहीं पर जो माउंटेन है उसका जो टॉप होगा ना वो पॉइंटेड होगा, वो पिरामिड की शेप में होगा, वो पिरामिड की और पॉइंटेड होगा माउंटेन का। ये चीजें बेसिकली हमने वहां पर बात की। अब मुझे बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो जो हमने चीजें पढ़ी, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो फटाफट चीजें आ जाइए पीछे की तरफ। हमने ये बात कर ली, रॉक के बारे में बात कर ली। सिंस अ फ्यू 100 मिलियन ईयर्स इट हैज बीन सबमर्ज्ड बीनीथ द सी एक्सेप्ट फ्यू प्लेसेस। इट कवर्स एरिया ऑफ टोटल 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। टोटल प्लेटू का एरिया, एवरेज हाइट आपकी कितनी 600 से लेके 900 मीटर तक करती है, बट कहीं पर 5000 भी है, तो हमने एग्जांपल से उसे चेंज करके टेबल टॉप फ्लैटलैंड कर दिया। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर फ्लो वेस्ट टू ईस्ट इंडिकेटिंग इट जनरल स्लोप। और मैंने आपको बताया इसका स्लोप का फॉर्मेशन कैसे हुआ। पहले तो जब उसमें क्या हो गया, रिफ्ट आ गई। क्यों रिफ्ट आ गई? जब अफ्रीकन प्लेट से वो अलग हुई थी तो बीच में क्रैक आ गई। उसके बाद जैसे यूरेशियन प्लेट के साथ इंडियन प्लेट टकराती है तो वो इस तरह टिल्ट हो गया, और टिल्ट होने के कारण उसका जो रिवर्स का फ्लो था या जो स्लोप था आपका वेस्टर्न साइड से, वो आपका टिल्ट हो गया टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। एंड नर्मदा एंड तापी आर द एक्सेप्शन विच फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वो भी क्यों बनी? क्योंकि वहां पर रिफ्ट वैली क्रिएट हो गई। कहां पर? नर्मदा एंड तापी पे। ड्यू टू दैट रिफ्ट वैली आपकी जो नर्मदा एंड तापी है वो फ्लो करती है टूवर्ड्स द वेस्ट। ये पॉइंट किस किस को समझ आया? यस और नो? क्लियर है? ठीक है, अब हमारा ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको एक एक करके बात करूंगा कि टोटल हमारे जो प्लेटूज है इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे कैसे चीजें बनी, और ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको पहले एक चीज बताता हूं। सबसे पहले मेरे साथ आप यहां पर एक चीजें समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से। मैं पहले आपको एक बार बता देता हूं टाइप्स ऑफ प्लेटू को। कितने टाइप के प्लेटू होते हैं, कितने टाइप के प्लेटू होते हैं। अब देखना अब क्या होता है। पहले टाइप का प्लेटू होता है टेक्टोनिक प्लेटू। कौन सा होता है? टेक्टोनिक प्लेटू। दूसरा होता है वॉल्केनिक प्लेटू। तीसरा होता है डाइसेक्टेड प्लेटू। ठीक है, तीसरा होता है डाइसेक्टेड प्लेटू। सो जो टेक्टोनिक प्लेटू होता है, अगर मैं बात करूं इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जब दो प्लेट आपस में टकरा रही होती हैं, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो एक प्लेट क्या होती है नीचे की तरफ सबमर्ज करती है, और सबमर्ज करने के बाद जो इसका मिनरल है या जो इसकी रॉक है वो नीचे जाने के बाद क्या होती है, वो मेल्ट होती है। नीचे जाने के बाद, मेल्ट होने के बाद वो बाहर निकलती है, और दो प्लेट टकराएंगी तो साइड में से मेल्ट होने के बाद वो कुछ लावा निकलेगा, उससे बनेगा आपका टेक्टोनिक प्लेटू। ठीक है, कौन सा प्लेटू बनेगा? आपका टेक्टोनिक प्लेटू बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं वॉल्केनिक प्लेटू के बारे में। जो वॉल्केनिक प्लेटू होते हैं वो किस तरह बनते हैं? वॉल्केनिक प्लेटू बनते हैं अगर आपका जो वॉल्केनिक इरप्शन है, अर्थ के नीचे से मैग्मा निकला, और मैग्मा निकल के क्या हुआ, वो लावा की फॉर्म ले लिया, तो क्या होगा, जब लावा सॉलिडिफाइड हो जाएगा, सॉलिडिफाइड होने के बाद वो प्लेटू का फॉर्मेशन करेगा, उसे हम बोलेंगे वॉल्केनिक प्लेटू, उसे हम बोलेंगे वॉल्केनिक प्लेटू। उसके बाद क्या आते हैं? डाइसेक्टेड प्लेटू। जो डाइसेक्टेड प्लेटू होते हैं बेसिकली वो किस तरह बनते हैं? वो बनते हैं आपके इरोजन से। किससे? रिवर के इरोजन से, विंड के इरोजन से। तो याद रखना जो आपका डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू बेसिकली क्या है? एक रेजिडुअल डाइसेक्टेड प्लेटू है। रेजिडुअल डाइसेक्टेड प्लेटू है जो धीरे धीरे इरोजन हो के उसकी हाइट भी नीचे होती जा रही है। तो जो आपका डेक्कन प्लेटू है वो आपका डाइसेक्टेड प्लेटू का एग्जांपल है। एंड डेक्कन प्लेटू इज एन एग्जांपल ऑफ किसका?
डेक्कन प्लेटू एग्जांपल है आपका डाइसेक्टेड प्लेटू का, और इट कवर्स अंडर द पेनिनसुलर प्लेटू। ये पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर आता है आपका डाइसेक्टेड प्लेटू। पहला टेक्टोनिक प्लेटू, दूसरा वोल्केनिक प्लेटू, तीसरा डाइसेक्टेड प्लेटू। 3 टाइप के प्लेटू हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अब एज सच ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब से जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा। क्या क्या मैं चीजें डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले आज ये मैं आपको बताता हूं टोटल प्लेटू है कैसे। आपको याद करने के लिए होना चाहिए कि हम इन्हें याद कैसे करें, कि कौन सा प्लेटू कहां पर लाई करता है, कौन सा प्लेटू कहां पर लाई करता है। अगर मैं आपको कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करूं, आप यहां पर आइए। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ प्लेटूज के बारे में, और उसमें एक एक करके मैं प्लेटू को बताऊंगा। अगर आपसे पूछे सबसे पहले कि कौन सा प्लेटू कहां है, सबसे पहले आपको बताना है यहां पर है अरावली रेंज। यहां पर है अरावली रेंज। सबसे पहले आपको यह बताना है कि यहां पर है अरावली रेंज। उसके बाद आपको बताना है कि इधर की तरफ पड़ेगा आपका, मैं एक एक करके बताऊंगा कौन कौन से स्टेट में आते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका मेवाड़ प्लेटू या मारवाड़ प्लेटू, ठीक है, और फिर आता है मालवा प्लेटू। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो मेवाड़ प्लेटू है इसके ईस्ट और वेस्ट में क्या क्या चीजें हैं, तो आपको बताना है सर जो मेवाड़ और मारवाड़ प्लेटू है उसके ईस्ट वेस्ट में तो है अरावली प्लेटू या अरावली रेंज, और उसके जो वेस्ट है वहां पर ईस्ट है वहां पर पड़ेगा मालवा प्लेटू, वहां पर पड़ेगा आपका मालवा प्लेटू। सबसे पहले अरावली रेंज, फिर उसके बाद मालवा प्लेटू, फिर उसके वो मेवाड़ प्लेटू, फिर उसके बाद मालवा प्लेटू। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट। समझ में आया? किसी भी स्टूडेंट को कोई किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए, किसी भी तरीके का। ठीक है, उसके बाद आपका पड़ेगा बुंदेलखंड ऊपर की तरफ, ये रहा बुंदेलखंड। यहां पर अगर आपको दिखेगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आपका देखिए यहां पर दिखेगा बुंदेलखंड प्लेटू, और नीचे की तरफ दिखेगा आपका भागेलखंड प्लेटू। कौन सा? बुंदेलखंड और भागेलखंड प्लेटू। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद आपको दिखेंगी 3 रेंजेस, कौन सी? सतपुरा, यहां पर दिखेंगी कौन सी? सतपुरा, माहेदो और मैकाल रेंज। और इन तीनों को, सतपुरा, माहेदो और मैकाल रेंज, इन तीनों को मिला के बोला जाता है सतपुरा माउंटेन रेंज। और इसी सतपुरा रेंज से ऊपर मिलेगी आपको विंध्यन रेंज। ठीक है, इसी सतपुरा रेंज से ऊपर मिलेगी विंध्यन रेंज। अगर मैं बात करूं, यहां पर आपको मिलेगी कौन सी? यहां पर तो मिलेगी सतपुरा रेंज। और सतपुरा रेंज किससे मिलके बनी है? सतपुरा रेंज बनी है सतपुरा, माहेदो और मैकाल रेंज। ये मैकाल है, ये माहेदो है और ये सतपुरा है, और इसे पूरे को कहा जाता है सतपुरा रेंज। इससे ऊपर है विंध्यास रेंज, यहां पर है बुंदेलखंड, ठीक है, और फिर है भागेलखंड। ये पॉइंट आपको समझ में आया? यस और नो? ठीक है, किसी को भी कोई डाउट कहीं से भी, किसी भी तरीके का? ठीक है, उसके बाद आपका आता है ये रहा छोटा नागपुर प्लेटू, जिसे सिंहभूम कहते हैं, और सिंहभूम का ही पार्ट है छोटा नागपुर प्लेटू। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका? डेक्कन प्लेटू आएगा। बेसिकली ये रहा डेक्कन प्लेटू। इसी डेक्कन प्लेटू के आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको दिखेगा कर्नाटका प्लेटू, और कर्नाटका प्लेटू के बाद यहां पर ये रहे वेस्टर्न घाट्स, यहां पर आपको दिखेगा छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, उसके बाद छोटा नागपुर प्लेटू के बाद आपको यहां पर दिखेंगे नीलगिरी हिल्स इधर की तरफ, और यहां पर दिखेगा आपको शिलोंग और मेघालय प्लेटू और कार्बी एंगलोंग प्लेटू, जो कि एक्सटेंशन है किसका? आपके पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम बेसिकली एक एक करके सारे प्लेटूज को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मारवाड़ प्लेटू के बारे में और मेवाड़ प्लेटू के बारे में। ठीक है, मारवाड़ प्लेटू और मेवाड़ प्लेटू के बारे में, जस्ट गिव मी 1 मिनट, अभी हम बात करते हैं। और फिर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि सेंट्रल हाईलैंड्स किसे कहा जाता है, किसे क्या क्या चीजें कही जाती है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप फटाफट पहले डिस्कस करने से पहले मेरे साथ यहां पे आइए। सबसे पहले आ जाइए पीछे की तरफ, मैं दोबारा से आपको चीजें क्लियर करना चाहता हूं। देखिए गाइस, आज जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट बस, अभी हम चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। बागेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, मेवाड़, अरावली रेंज। उसके बाद यहां पर आपको कैमूर हिल्स भी दिख जाएंगी, कैमूर हिल्स। ठीक है, उसके बाद सतपुराज, विंध्यास, ये वाला जो पार्ट है विंध्यास, सतपुराज, यहां तक पूरा, इसे पूरे को कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स।
इस पूरे एरिया को कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स। तो याद रखना, व्हेन यू कंबाइन सेंट्रल हाईलैंड विद डेक्कन प्लेट्यू, तो इन दोनों को कंबाइन करने से बनता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो हमने क्या पढ़े, माइनर प्लेट्यूज पढ़े किसके, आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू के। सेंट्रल हाईलैंड के अंदर कौन कौन से आते हैं सर, मेवाड़ प्लेट्यू, अरावली रेंज, मालवा प्लेट्यू, बागेलखंड, बुंदेलखंड, कैमूर हिल, बिहार तक सासाराम वाला एरिया है ना, बिहार में सासाराम तक आपका एक्सटेंड होता है ये सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट। उसके बाद आपका बागेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, विंध्या, सतपुरा, माहेदोम, मैकाल रेंज, ये सब किसका, सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट है। क्लियर है, किसी को भी यहां तक किसी भी तरीके का अब भी कोई डाउट, क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं मारवाड़ प्लेटू की या मेवाड़ प्लेटू की, और इन चीजों को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेवाड़ प्लेटू की। जो मेवाड़ और मारवाड़ प्लेटू है ये ईस्टर्न राजस्थान में लाई करता है, एट द वेस्ट ऑफ अरावली रेंज, अरावली रेंज के वेस्ट में, ठीक है, ओके। और ये आपका वेयर मारवाड़ प्लेटू इज टू द ईस्ट, ठीक है। मारवाड़ प्लेन इज द वेस्ट ऑफ अरावली और मारवाड़ प्लेटू ईस्ट ऑफ अरावली। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, ये रहा मारवाड़, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये रहा आपका अरावली हिल्स, ये रहा मारवाड़ प्लेटू ईस्ट में, और इधर पड़ेगा आपका मारवाड़ हिल्स, और ये मारवाड़ प्लेन पड़ेगा क्या, अरावली के ईस्ट वेस्ट में, और ईस्ट में पड़ेगा मारवाड़ प्लेन। क्लियर है ये वाला पॉइंट, ठीक है। किसी को भी एवरेज एलिवेशन है वो 250 से 500 मीटर है इसका, और यहां पर बेसिकली आपको सैंडस्टोन मिल जाएंगे, याद रखने वाला पॉइंट, सेल्स मिल जाएंगे, लाइमस्टोन मिल जाएंगे, जो कि विंध्यन पीरियड टाइम के है। ये देखिए ये रहा मारवाड़, ठीक है, ये मेवाड़ और मारवाड़ प्लेटू यहां पर आपको दिख जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं बानस रिवर। जो बानस रिवर है वो इस रिवर बेसिन के अंदर कवर होती है, मारवाड़ और मेवाड़ प्लेटू के अंदर, और इसकी ट्रिब्यूटरीज है बिरेच, खरी, ये आपकी जो अरावली रेंज से फ्लो होती है, और उसके बाद फ्लो टूवर्ड द नॉर्थ वेस्ट इनटू द चंबल रिवर, क्योंकि बानस क्या है, चंबल और इन सबको मिला के बनती है। और आपको पता होगा जो ये प्लेटू है यहाँ पर इरोजनल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, रोलिंग प्लेन्स बनते हैं, एंड रोलिंग प्लेन्स आर नॉट कंप्लीटली फ्लैट, ये स्लाइटली राइज एंड फॉल की तरह प्लेटू का फॉर्मेशन होता है। जैसे प्रेरीज है यूएसए के, जो आपका चंबल रिवर है वो आपका कहां पर, मेवाड़ प्लेटू और बानस रिवर है, ये उस एरिया के बेसिन को कवर करती है। और यहां पर रोलिंग प्लेन्स है, रोलिंग प्लेन्स मतलब जो प्लेटू है उसका टॉप लैंड बिल्कुल फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा अप थोड़ा सा डाउन, अप रोलिंग सरफेस में जैसे रोलिंग होती है, और ये प्रेरीज है जैसे यूएसए के उस टाइप में बनी हुई है मेवाड़ और मारवाड़ प्लेटू की। क्लियर है, ओके। अब हम बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड की। देखिए जो सेंट्रल हाईलैंड है इसे हम बोलते हैं मध्य भारत का पठार, ठीक है, और ये कहां से स्टार्ट होता है, ईस्ट ऑफ मारवाड़ प्लेटू। जो मारवाड़ और मेवाड़ प्लेटू है इसके ईस्ट से शुरू हो जाएगा इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ, मेवाड़ प्लेटू इधर हो गया चंबल का बेसिन, पर ये आपका ईस्ट में स्टार्ट हो जाएगा। और जो मोस्ट ऑफ द प्लेटू है वो चंबल रिवर की वैली और बेसिन एरिया से कवर करता है, और जो कि आपकी रिफ्ट वैली से फ्लो होती है, ठीक है। काली सिंध, राणा प्रताप सागर, बानस, ये आपका मेवाड़ प्लेटू से परवान एंड पार्वती फ्लोइंग फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज, जो सेंट्रल हाईलैंड वाले एरिया में अपना ड्रेनेज बेसिन कवर करती है। और यहां पर भी बेसिकली जो सेंट्रल हाईलैंड है थोड़ा रोलिंग प्लेटूज मिलेंगे, रोलिंग प्लेटू मतलब अप एंड डाउन वाले मिलेंगे, और वहां पर आपको पता है बेडलैंड टोपोग्राफी मिलेगी, जो कि चंबल रिवर की बेडलैंड टोपोग्राफी है। क्यों, क्योंकि जो चंबल रिवर है ना वो वहां पर क्या करती है, गली इरोजन करती है, और इसी गली इरोजन के कारण वहां पर मिलती है बेडलैंड टोपोग्राफी, जो कि चंबल रिवर फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है, बेडलैंड टोपोग्राफी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, उससे पहले मालवा प्लेटू के बारे में और बताना चाहता हूं। मालवा प्लेटू के बारे में लिख लीजिए। सबसे पहले मालवा प्लेटू कौन कौन से स्टेट के अंदर आता है, तो आपको बताना है सर एमपी और यूपी दोनों में आता है, एमपी और यूपी दोनों में आता है। मालवा प्लेटू आएगा तो किस तरह, सबसे पहले याद रखना सर, यहां पर आएगा मेवाड़ प्लेटू, यहां पर आएगा बीच में मालवा प्लेटू, और सर इसके ईस्ट में आएगा बुंदेलखंड प्लेटू, इसके ईस्ट में आएगा बुंदेलखंड प्लेटू। तो बीच में क्या आ गया, मालवा प्लेटू, यहां पर मेवाड़ प्लेटू, और यहां पर बुंदेलखंड, ठीक है। और एमपी और यूपी दोनों स्टेट में ये लाई करता है, क्योंकि बुंदेलखंड वाला जो पार्ट है आपका और मालवा प्लेटू का थोड़ा सा पार्ट है ये यूपी में लाई करता है,
ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मालवा का, यहाँ पर जो रिवर है वो कौन सी रिवर का बेसिन है सर, चंबल रिवर का बेसिन है मालवा प्लेटू वाले एरिया में। चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरी इस बेसिन एरिया को कवर करती है, इस बेसिन एरिया को कवर करती है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्या सर, यहाँ पर सॉइल किस टाइप की मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी ब्लैक सॉइल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रॉक है वो बसाल्टिक टाइप की रॉक है। याद रखना यहाँ पर रॉक क्या है, बसाल्टिक टाइप की रॉक है, और जब बसाल्टिक रॉक का इरोजन और वेदरिंग होती है तो यहाँ पर बनता है आपका ब्लैक सॉइल। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मिलती है सर आपको बैडलैंड टोपोग्राफी। दैट मीन्स क्या कि यहाँ पर गली इरोजन के कारण जो चंबल रिवर करती है, यहाँ पर आपको बड़े बड़े इरोजन से गली इरोजन दिखेगा, और यहाँ पर दिखेगी आपको बैडलैंड टोपोग्राफी। कहाँ दिखेगी सर, चंबल रिवर वाले पार्ट में। क्लियर है, गॉट इट। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से कोई भी डाउट यहाँ पर मालवा। अब हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड प्लेटू की। जो बुंदेलखंड प्लेटू है बेसिकली कहाँ लाई करता है, ये लाई करता है सर एमपी में प्लस यूपी में, इन दोनों पार्ट में लाई करता है बुंदेलखंड प्लेटू। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आएगा सर बुंदेलखंड प्लेटू का कौन सा, बेतवा रिवर। जो बेतवा रिवर है किसकी ट्रिब्यूटरी है सर, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है बेतवा रिवर। तो जो बेतवा रिवर है वो इस बेसिन एरिया को कवर करती है, किसको, बुंदेलखंड वाले एरिया को। अब क्वेश्चन आएगा सर बुंदेलखंड वाला एरिया किस किस के बीच में है, इधर आ जाएगा आपका मालवा प्लेटू, इधर आ जाएगा बीच में आपका बुंदेलखंड प्लेटू, और इसके बाद आपका इसके ईस्ट में आ जाएगा बागेलखंड प्लेटू। बागेलखंड प्लेटू, जो बघेलखंड प्लेटू है वो, उसके बाद बुंदेलखंड प्लेटू, और उसके बाद मालवा प्लेटू, इनके बीच में आपका लाई करता है। दैट मींस यहाँ पर तो है आपका कौन सा, मेवाड़ प्लेटू, वो सॉरी मालवा प्लेटू, और यहाँ पर है आपका कौन सा, बागेलखंड प्लेटू, और बीच में ये रहा बुंदेलखंड प्लेटू। बुंदेलखंड यमुना रिवर टू द नॉर्थ है इसमें, और वेस्ट में विंध्यास स्क्रैपलैंड आपको नीचे की तरफ इसके दिख जाएगा, विंध्यास का भी, और इसके साउथ ईस्ट में मालवा प्लेटू वाला पार्ट दिख जाएगा। कहां पर, जो बुंदेलखंड प्लेटू वाला एरिया है। ठीक है, बुंदेलखंड वाले प्लेटू वाले एरिया में। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये ओल्ड डाइसेक्टेड प्लेटू है। दैट मींस ये आपका इरोजन हो के डाइसेक्टेड प्लेटू बना है बुंदेलखंड नीस से, जो कि ग्रेनाइट और नीस रॉक कंसिस्ट करता है। ठीक है, और बेसिकली अगर मैं बात करूं, एक सिंपल सा पॉइंट आपसे पूछे कहां कहां है सर, वैसे तो 4 स्टेट में है, थोड़ा बहुत किसी और स्टेट में भी लाई कर लेता है, बट इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपका कहां पर है, बुंदेलखंड का, आपका यूपी और एमपी में। सॉरी 4 स्टेट नहीं, 2 में ही करता है। अब मैं बात करने वाला हूं इसका बेसिकली डिवीजन। तो आपको सबसे पहले बताना है सर, इसके नॉर्थ में तो यमुना है, इसके इधर सर आपको मिलेगा मालवा प्लेटू, इसके इधर मिलेगी सर आपको विंध्यास रेंज, और विंध्यास रेंज के बाद सर इसके इधर मिलेगा आपको बागेलखंड। तो ये बीच में आपका पूरा हो गया बुंदेलखंड प्लेटू। ठीक है, कौन सी रॉक मिलेगी सर, ग्रेनाइट और निस रॉक मिलेगी आपको कहां पर, बुंदेलखंड प्लेटू में। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और अब क्वेश्चन बनता है सर बुंदेलखंड प्लेटू में टाइप ऑफ रॉक कौन सी मिलेगी, यहाँ पर सर जो टाइप ऑफ रॉक मिलेगी वो मिलेगी रेड सॉइल, मतलब लाल मिट्टी मिलेगी कहां पर, बुंदेलखंड वाले प्लेटू वाले एरिया में। ठीक है, कहां पर, सॉरी जो मैं आपको बता रहा था ना 4 स्टेट, वो 4th स्टेट नहीं, बेसिकली 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी और 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में लाई करता है आपका बुंदेलखंड प्लेटू। कितने, 5 डिस्ट्रिक्ट तो है यूपी के और 4 डिस्ट्रिक्ट है आपके एमपी के। कौन, बुंदेलखंड प्लेटू लाई करता है। रॉक कौन सी है, यहाँ पर सर मिलेगी रेड सॉइल। पीछे कौन सी मिली थी, वहां पर मिली थी सर जौन सा हमने पढ़ा था मालवा, वहां पे मिली थी मालवा प्लेटू में हमें ब्लैक सॉइल। ठीक है, और विंध्यास आपका क्या होगा, साउथ की तरफ होगा, इधर की तरफ हमारा मालवा होगा, बघेलखंड होगा, और ऊपर होगी आपकी यमुना रिवर। और बेसिकली जो आपका एरिया है वो बेटवा रिवर के बेसिन वाला पार्ट कवर करता है, कहां पर, बुंदेलखंड प्लेटू में। अब मुझे बताइए सबसे पहले आपको डाउट किस किस चीज में, मैं आपका यही चीज में वेट कर रहा हूं कि आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मुझे डाउट बताइए। सबसे पहले किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है आपको, वो सबसे पहले आपको किसी भी तरीके का कोई भी पॉइंट में डाउट है ना, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। चीजें बहुत अच्छे से हम बाद में
अगले लेक्चर में भी कहीं पर कवर कर लेंगे, चीजों को समझिए। हम एक एक करके प्लेटू पढ़ रहे हैं। मेवाड़ प्लेटू पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ मालवा प्लेटू, उसके बाद बुंदेलखंड प्लेटू। अब आगे आइए हम चीजें एक एक करके, अगर हम बात करें इसके एवरेज एलिवेशन की तो आपका पड़ता है 300 से लेके 600 तक, और इसका वेव लाइक स्ट्रक्चर है। और ये अनफिट है किसके लिए सर? कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल अनफिट है, यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो सकती। स्ट्रीम कौन सी सर? बेटवा रिवर, धासन रिवर, केन रिवर, ये बेसिन एरिया कवर करती है बुंदेलखंड प्लेटू वाले एरिया में, जो कि यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की मालवा प्लेटू को, जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया था और आपको पता ही है, ये रहा आपका मालवा प्लेटू, मालवा ट्रैप। क्यों कहा गया मालवा ट्रैप? क्योंकि यहाँ पर तो है मेवाड़ प्लेटू, यहाँ पर है बुंदेलखंड प्लेटू, बीच में मालवा प्लेटू क्या हो गया? ट्रैप हो गया। मालवा प्लेटू रफली फॉर्म्स अ ट्राइंगल बेस्ड विंध्यास हिल्स पड़ेगा इधर की तरफ, यहाँ पर पड़ेगी आपकी अरावली रिंग, और वो जो कि आपका मेवाड़ प्लेटू है, और उसके बाद इधर पड़ेगा ईस्ट में आपका बुंदेलखंड प्लेटू। और ये आपका क्या है? टू सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम है। दैट मीन जो नर्मदा, तापी एंड माही, वो तो आपकी जा रही है कहां पर? वो कहां पर जा रही है? अरेबियन सी में। वहीं पर चंबल, बेटवा जो कि यमुना में ज्वाइन हो रही है, और यमुना किससे ज्वाइन हो रही है? गंगा से ज्वाइन हो रही है। और गंगा कहां पे जा रही है? गंगा जा रही है बे ऑफ बंगाल पे। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे यहां पर कि जो हमारा मालवा प्लेटू है, मालवा प्लेटू किससे ट्रैप है? मालवा प्लेटू इधर की तरफ तो आपका मेवाड़ प्लेटू है, ये अरावली रेंज है। उसके बाद अगर आप इधर देखेंगे बुंदेलखंड प्लेटू है। यहाँ पर चीजें देखना, मैं बहुत आराम से एक एक प्लेटू को जगह बता रहा हूँ आपकी, कहां पर कौन सा लाई करता है इमेजेस के साथ। तो यहाँ पर ये लाई करता है, अरावली हिल्स ये रही, मेवाड़ प्लेटू ये रहा, मालवा ट्रैप ये रहा, मालवा प्लेटू और बुंदेलखंड प्लेटू ये रहा। ठीक है, इसमें से जो रिवर है बेसिकली अगर मैं बात करूं तो टू सिस्टम ड्रेनेज थ्योरी है इसकी। टू सिस्टम मतलब यहाँ की रिवर अरेबियन सी में भी जाएंगी और यहाँ की रिवर बे ऑफ बंगाल में भी जाएंगी। अगर मैं बात करूं नर्मदा, तापी एंड माही रिवर की, ये जा रही है आपकी अरेबियन सी में। और वहीं पर अगर मैं बात करूं बे ऑफ बंगाल की, तो चंबल, बेटवा, ये क्या है? ये आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। यमुना किस में ज्वाइन हो रही है? गंगा में ज्वाइन हो रही है। और गंगा कहां जा रही है? बे ऑफ बंगाल में जा रही है। गंगा कहां जा रही है? बे ऑफ बंगाल में जा रही है। ठीक है, गंगा कहां जा रही है? बे ऑफ बंगाल में जा रही है। तो एक सिंपल सा पॉइंट आपको समझना है, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद इन द नॉर्थ इट इज ड्रेन्ड बाय चंबल रिवर एंड मैनी ऑफ द ट्रिब्यूटरीज लाइक काली, सिंध, पार्वती। इट इंक्लूड्स अपर कोर्स में सिंध, केन, बेटवा, किसमें सर? मालवा प्लेटू में। ठीक है, और याद होना चाहिए जो मालवा प्लेटू है बेसिकली ये लावा फ्लो का एक्सटेंसिव कवरेज एरिया है, और यही रीजन है इस प्लेटू में मिलेगी ब्लैक सॉइल। और अभी पीछे भी मैं आपको पढ़ा के आया हूं, मालवा में ब्लैक सॉइल मिलेगी। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर क्या मिलेगा? आपको बैडलैंड टोपोग्राफी भी मिल सकती है, क्योंकि चंबल रिवर की रिवाइन से जो यहाँ पर मिलती है। अब आ जाते हैं हम बागेलखंड प्लेटू की। क्वेश्चन बनेगा बागेलखंड प्लेटू सबसे ज्यादा कहां पर लाई करता है? आपका आंसर आंख बंद करना है और मार्क कर देना है सर छत्तीसगढ़ में। मार्क करना है कहां पर सर? छत्तीसगढ़ में मिलेगा आपका बागेलखंड प्लेटू, जो कि मैक्सिमम कहां पर लाई करता है? छत्तीसगढ़ में। अब क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर सॉइल किस तरीके की मिलती है? सर यहाँ पर मिलती है रेड सॉइल एंड एलुवियल सॉइल भी यहाँ पर मिल जाएंगी दोनों तरफ का। और क्वेश्चन बनेगा कहां पर है सर? ईस्ट ऑफ बुंदेलखंड है। हम पीछे पढ़ के आए थे जो बुंदेलखंड है उसके ईस्ट में क्या पड़ता है? बागेलखंड। अब मैं बात करता हूं नॉर्थ ऑफ द मैकाल रेंज इज बागेलखंड प्लेटू। जो मैकाल रेंज है, मैंने आपको 3 रेंज बताई थी, कौन सी? सतपुरा, माहेदो एंड मैकाल रेंज। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? ये सतपुराज है पूरी, और इसके नॉर्थ वाले पार्ट में मिलेगी आपके बागेलखंड। अगर आप नीचे प्रीवियस वीडियो आपको याद है थोड़ा सा कि हम क्या बात कर रहे हैं, अगर आपको विंध्यास, अगर आपको ये माहेदो, बागेलखंड, ये सारी चीजें दिखेंगी, तो इसके नॉर्थ में आपको बागेलखंड प्लेटू दिखेगा। कौन सा प्लेटू दिखेगा? बागेलखंड प्लेटू दिखेगा। आइए दोबारा दिखा देता हूं। नॉर्थ ऑफ द मैकाल रेंज इज द बागेलखंड प्लेटू। कौन सा प्लेटू दिख रहा है? बागेलखंड प्लेटू दिख रहा है। ओके, किससे बना हुआ है? लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन की आपको मिल जाएंगी ऑन द वेस्ट, और ईस्ट वाले पार्ट में आपको मिल जाएगा ग्रेनाइट। ईस्ट वाले पार्ट में आपको मिल जाएगा ग्रेनाइट, किसके? बागेलखंड प्लेटू की। ठीक है, अगर नॉर्थ की बात करूं तो नॉर्थ में आपको सोन रिवर दिख जाएगी यहाँ पर, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है।
ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लेटू एक्ट एज अ वाटर डिवाइड, मतलब जो प्लेटू है ना, अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं सारे यहीं से। क्वेश्चन कैसे अच्छे बन रहे हैं, सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि जो बागेलखंड प्लेटू है इसके वेस्ट में बताइए क्या है, सर आंख बंद कीजिए, बुंदेलखंड प्लेटू। इसके नॉर्थ में बताइए क्या है, इसके नॉर्थ में सर सोन रिवर है। इसके साउथ में बताइए क्या है, सर इसके साउथ में मैकाल रेंज है। और क्या करोगे, कौन सी रिवर को, कौन सी दो रिवर को एक्ट कर रही है एज अ वाटर डिवाइड, दैट मीन जो बागेलखंड प्लेटू है इसके नॉर्थ में तो सोन रिवर का जितना भी बेसिन एरिया है वो कवर होता है, इसके साउथ में किसका कवर होता है, इसके साउथ में महानदी रिवर सिस्टम का पूरा ड्रेनेज बेसिन कवर होता है। ये सिंपल से पॉइंट है, ये हमें पढ़ने हैं और कुछ हमें करना ही नहीं है। अब बताइए यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई, यस और नो? क्लियर है, बागेलखंड प्लेटू को पढ़ लिया, ठीक है। और बेसिकली आपको पता है इसकी जो जनरल एलिवेशन है 150 मीटर से 1200 मीटर तक आपकी मिल जाएगी बागेलखंड प्लेटू। मुझे फटाफट कुछ